बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 12। पहले भी बनाने को दी थी, आप खुद ही छोड़ गई थी। बना लें जो आपकी जगह थी। उसके तंज में वाज़ेह हकारत शामिल थी, मगर यह लहजा रवैया उसकी अपनी खरीद थी। अब वक़्त तो लगना था। उसने दवाइयों के लगे अंबार को देखा, फिर एक एक करके सारी दवाइयाँ ड्रेसिंग के दराज में शिफ्ट कर दी। जगह खाली हो गई थी। उसने मुस्कुरा कर हैदर को देखा। मैंने अपनी जगह वापस ले ली। इसलिए इसने सरसरी से एक नज़र अलमारी पर डाली और ख़ामोश हो गया और सामान समेटने लगा। वाहिद काम भी ख़त्म हो गया था। अब क्या था उसके पास करने के लिए? तो उसने सोफ़े पर बैठकर इसे देखने के इस्तेफ़ादा किया। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो किताब पढ़ रहा था। ब्लू शर्ट, हल्की रफ़ दाढ़ी, मान पड़ता जर्द कमज़ोर सा वजूद। उसका दिल डूब गया था। इसे देख वो ऐसा तो नहीं था जब 3 महीने पहले देखा था। इसे वो खूबसूरत था। कोई भी लड़की इसे पाकर अपनी किस्मत पर रश्क करती, मगर रश्क तो अब भी इसे अपने आप पर कर रही थी। वो अपनी उसकी किस्मत थी जिसे खुदा ने उसके लिए चुना था। उसकी वापसी तक उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की। अचानक इसे चंद दिन पहले पढ़ी एक आयत याद आई थी। हमने कहा था कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी इस हदायत की पैरवी करेंगे, इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। बेसाख्ता ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी। हैदर, आप जो अपनी ज़िंदगी से इतना बेजार हैं, आप नहीं जानते अल्लाह को कितने प्यारे हैं। मैं नहीं जानती अल्लाह को आपकी कौन सी आदत, कौन सी खासियत बहुत अच्छी लगती है कि मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपको इतनी बीमारी में क्यों रही। शायद इसलिए कि एक छोटी सी आजमाइश आपको ज़िंदगी से बदगुमान कर रही है। आप नाउम्मीद हो गए हैं और नाउम्मीदी गुनाह है। वो आपको इस गुनाह से बचाना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, और इसका वसीला मैं हूँ। दरवाज़े पर दस्तक इसकी सोचों से बाहर ले आई थी। सफ़ियान खाने की ट्रे पकड़े खड़ा था। हैदर भाई, खाना खा लें। किताब साइड पर रख कर वो सीधा होने लगा था। बेडशीट से कोहनी फिसल गई। उसका सर साइड टेबल से लग जाता, मगर इससे पहले रोबा ने इसे थाम लिया था। हैदर, आप ठीक हैं? साबत में सर हिलाकर वो रुख फेर गया था। सफ़ियान ने कुशन रख कर इसे कंफर्टेबल किया। क्या सीन था हैदर भाई? हैदर ने सफ़ियान को देखा तो उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। उसने घूर कर उसे देखा। 3 महीने से ये खाना खा खा कर उसका दिल उब सा गया था, मगर उसके अलावा वो कुछ खा भी नहीं सकता था। इसे सूप देकर सफ़ियान कॉल अटेंड करने बाहर चला गया। वो सवाद सूप पी रहा था। वो इसे मुस्कुरा कर देख रही थी। अचानक इसे ठुसका लगा था। शायद खांसी छिड़ गई थी। रोबा एकदम उसकी तरफ बढ़ी, उसकी पीठ सहलाते उसकी सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। हैदर, पानी पिए। मगर झटका शदीद था, इसलिए उसका सांस फूलने लगा। वो मुसलसल उसकी पीठ थपथपा रही थी, उसके गले पर मसाज कर रही थी। कुछ देर बाद आखिर वो पुरसकून हो गया था, लेकिन तब तक रोबा की आंखें ज़रूर नम हो गई थीं। सांस बहाल होने के बाद उसने रोबा के चेहरे को देखा, जो फ़िक्र और आंसुओं से लाल हो रहा था। लेकिन उसका अगला अमल उसके लिए नहायत ही गैर मुतवक्के था। वो उसके गले लग गई थी, उसकी पुश्त पर हाथ बांधे फिर से रोने लगी थी। हैदर, आप ठीक है ना? इसने नरमी से खुद से अलग किया। इसे इस अमल पर वो खुद भी शर्मिंदा हो गई थी। इसे कोई भी जवाब दिए बगैर इसने ब्लैकेट पर औंधा पड़ा सूप का बॉल उठाया, जो शायद रोबा ने गिरा दिया था। सारा सूप ब्लैंकेट पर गिर गया था। ओह सॉरी। वो इसने ब्लैंकेट को उठाना चाहा तो हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सफ़ियान कर लेगा, आप जाएं यहाँ से। आप जाएं, जाकर खाना खाएं। उसका हाथ पीछे करने के बाद उसने ब्लैंकेट उतार कर साइड कर दी। सफ़ियान, ये ठीक करो और मेरे कपड़े भी चेंज करवा दो। कुछ सूप उसकी थाई पर भी गिर गया था। ज़ाहिर है जला भी होगा, मगर उसने ना तकलीफ़ बताई ना ही बताई, बस सब्र का घूंट पी गया था। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं छुपा पा रहा था, वो उसका तेज़ तनफ़्फ़ुस, जो तब ज़्यादा तेज़ हो गया था जब रोबा उनके नहायत ही करीब थी। इस नरमी, इस खुशबू में कितना सुकून था। इस चंद लम्हे के लिए तो बस सब कुछ भूल गया था। इसे तो ये भी सुनाई नहीं दे रहा था वो क्या पूछ रही थी, मगर आखिर इसे खुद से दूर कर ही दिया ना। उसने एक नज़र रोबा को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। लैपटॉप पर चमकती तहरीर डॉक्टर फ़हद के चश्मे में दिखाई दे रही थी। आंखों में उदासी उतर आई थी, क्योंकि डॉक्टर नदीम अकबर ने अभी तक मेल्स नहीं देखी थी। उन्होंने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा।
चेक दी डेम एक मेल्स डॉक्टर हॉस्पिटल से थका मांदा वो घर आया था। 30-32 साल की उम्र में वो अमेरिका के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट में से एक बन गया था। दरमियानी जिसामत, दाढ़ी से भरा चेहरा, आंखों में स्टडीज ग्लासेस जो उसने उतार कर गाड़ी में ही रख दिए थे। ऑल रेड ओवरऑल बाजुओं पर डाले, एक हाथ में स्टेथोस्कोप और बैग पकड़े उसने बेल बजाई और दरवाजे ना खुला। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उसने फिर बेल बजाई। उसका सर दर्द से फट रहा था, जिसकी वजह से अक्सर रात को वो सो भी नहीं पाता था। आखिर उकता कर उसने बेल पर उंगली रखी और उठाना भूल गया। आ रही हूँ नदीम। दरवाज़ा खुलने पर उसने नागवारी से नाजी को देखा, जो घबरा गई। तुम्हारे कान कब ख़राब हुए हुए वो नदीम शाजमान को खाना खिला रही थी, तो इसलिए तो भूल जाओ कि एक अदर शौहर भी है जो बाहर से इसे घर आना। यहाँ कोई दरबान नहीं है जो दरवाज़ा खोले। खुदारा अपने कान खुले रखा करो। बैग और ओवरऑल सोफे पर फेंकते हुए इस पर चीखा, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। जब कप पकड़ कर इसे पानी पकड़ाया, मामा इसे गिलास पकड़ा कर वो शाजमान की तरफ आ गई। पीछे नदीम ने पानी पिया या नहीं कोई नहीं पता। इसे देखकर उसने पलट कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। वो कमरे में जूते समेत ही बेड पर गिर गया था। उसका सर की दर्द की इंतहा पर था। अपनी कनपटियों को मसलते हुए कुछ सुकून करना चाहता था, जब थोड़ी देर बाद इसे लाउंज से आवाज़ें आने लगी। शोर खिलखिलाहटें उसके माथे पर बल आ गए थे। कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद वो गुस्से में फेंकते हुए बाहर आया तो शाजमान डर कर नासी के पीछे छुप गया। उसके सोने का वक़्त नहीं हुआ था, अभी तक सुलाओ इसे और मुझे भी सोने दो। वो दरवाज़ा बंद करने वाला था जब वो बोली, खाना भूख नहीं है। दूसरी आवाज़ दरवाजे के बंद होने की आई। मामा बाबा गुस्से क्यों करने लगे हैं? वो घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। क्योंकि बाबा काम से आए और थक गए, इसलिए चलो आओ और मैं आपको सुला दूँ। उसे गोद में उठाकर वो नदीम के साथ वाले कमरे में चली गई थी। इसे सुलाने के बाद वो धीरे से दरवाज़ा खोलती कमरे में आई। वो औंधे मुँह बेड पर लेटा सो रहा था, जूते भी नहीं उतारे थे। वो गहरी नींद में था। उसके पैरों की तरफ आकर उसने उसके जूते उतारे। उसके हाथों से घड़ी उतार कर टेबल पर रखी। उसकी पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर चार्जर पर लगाया। इसे कंधों से पकड़कर सीधा किया। उसका सारा चेहरा पसीने से भरा था। इसे साफ करने के बाद उसके माथे पर बाम लगाई और उसे कंफर्टेबल उड़ाकर उसके सराहने बैठ गई। उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मैं जानती हूँ आप मेरे और शाजमान के फ्यूचर को लेकर बहुत सिंसियर हैं और मुझे से गुस्से से इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं आपको वक़्त नहीं दे पाती। लेकिन मैं क्या करूँ, शाजमान बहुत छोटा है, इसे हर पल मेरी ज़रूरत है। और अचानक इसे रोने की आवाज़ आई थी। इसे वापसी छोड़कर वो भागकर दूसरे कमरे में चली गई थी। और मेरी ज़रूरत का क्या नाजी, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। बेदार तो वो तभी हो गया था जब वो इसे सीधा लटाने की कोशिश कर रही थी। सफ़ियान चला गया। वो दोनों कमरे में अकेले थे। सफ़ियान जाते हुए इसे लिटा गया था, हमेशा की तरह इसे लिटाए। नींद ना आने की तक छत को घूरा था जो वो हर कर रहा था। मगर क्या नींद सिर्फ हैदर से रूठी थी? दूसरी जानिब किसी और की भी रात करवटें बदलते निकल रही थी। वो भी ऐसे छत को घूर रही थी कि दोनों के ख्यालात एक दूसरे के लिए ही मुतलिक थे। मगर कोई भी इजहार का रवादार नहीं था। हैदर अभी भी इस लम्हे के फसूक में था। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि रुबाशा वापस आ गई। वो लड़की जो हाथ जोड़कर तलाक मांग कर गई थी, वो रुजू करने के लिए मान कैसे गई? और मेरी ऐसी हालत देखने के बाद भी वो मेरे साथ रहना चाहती है, मेरी केयर कर रही है। हैदर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं फैसले सिर्फ आपके लिए वापस आई हूँ। मैं खुदा के फ़ैसले को नहीं इनकार कर सकती। इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं है मेरी। जो मेरी किस्मत थी मैंने दिल से कबूल किया। मैंने दिल से कबूल किया आपको हैदर, और इंशाल्लाह वो दिन जल्द आ जाएगा जिस दिन आप मुझे सबके सामने रुबाशा हैदर रज़ा कहेंगे। उसने मुस्कुराकर उसकी जानिब करवट ली तो उसने अपने कंधे दबा रहा था। क्या हुआ हैदर, दर्द हो रहा है? दुपट्टा ठीक करती वो उसकी पास आ गई थी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने फ़ौरन हाथ हटा लिए थे। हैदर, एक बात कहूँ? उसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। आपने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना? गहरा सांस लेकर वो उससे भी नज़रें हटा चुका था। नाराज़गी, गुस्सा, गिला, शिकायत वहाँ होती है जहाँ कोई रिश्ता हो। बगैर रिश्तों के इसे हक जताना फजूल होता है। आपके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। इसने तड़प कर उसकी बात काटी जो ख़त्म होने की कामगाह पर था। देखें, आप गई भी अपनी मर्ज़ी से थीं और आई भी अपनी मर्ज़ी से हैं। मैंने तब भी आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया था, आज भी आपकी ख्वाहिश का ही एहतराम किया है। लेकिन जो नरमी तब मेरे दिल में आपके लिए आ रही थी वो सिरे से ख़त्म हो गई है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अचानक से गर्दन में तकलीफ़ बढ़ गई। गर्दन पर हाथ रख के उठती टीसों को रोकना चाहता
حیدر کیا ہوا؟ وہ اس 2 قدم اس کی جانب بڑھی تھی، اس نے روک دیا۔ ایک ہی پوزیشن میں 3 گھنٹے سے موجود گردن تھک کر درد کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ اسے ایسے دیکھ کر روبا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اپنی پوری ہمت لگا کر اس نے اسے اوپر اٹھا کر کراؤن سے اس کے ٹیک لگائی۔ وہ ابھی تک گردن دبا رہا تھا۔ حیدر زیادہ درد ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے دراز کھنگالنا شروع کیے تو اسے پین ریلیفنگ جیل مل گئی تھی۔ بیڈ پر ایک سائیڈ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے نرمی سے جیل لگا کر مساج کرنا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحے تو مبدوع اسے دیکھتا رہا، جو اپنے کام کرنے میں مشغول تھی۔ جیل کی ٹھنڈی تاثیر گردن میں اندر تک دھسی جا رہی تھی۔ بنا پلکیں جھپکائے اس کا فکر مند چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں پر موجود چشمے میں اسے دھندلا دھندلا اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ روباشا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ جیسے وہ اس کا نام اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہو، مگر روبا کو سنائی دے گیا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے راتیں اکیلے گزارنے کی عادت ہے۔ میری زندگی میں وہ چاند بن کر مت آؤ جو چند روشن راتوں کے بعد گھپ اندھیرے میں چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے میری تکلیف اپنوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اتنے سب کچھ کے باوجود اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، چمٹ کر بیٹھی ہے۔ اسے چھیڑنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ جیسے میں نیند سے آری راتیں گزارتا ہوں یہ تمہیں بھی اپنا عادی بنا لیں گے۔ تمہارے مرہم کی عادت ہو جائے گی انہیں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بات کرتے کرتے آہستہ سے اس کے ہاتھ گردن سے ہٹا کر رخ پھیر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو اسے دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ ادھوری باتیں مکمل زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی بات پوری کریں حیدر، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے کتنا قریب آ کر گیا؟ بنا اسے دیکھے اس نے بات مکمل کر دی تھی۔ قریب تو آئے ہی نہیں حیدر، ابھی تو دیواریں چین جیسی دوریاں حائل ہیں۔ میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، بہت قریب، کہ قربتوں سے آگے نکل جانا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب ہلا رہی تھی۔ کبھی کبھی گھنٹوں کی قربت بھی ناکافی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایک لمحہ کل کائنات بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کے ساتھ ہو، اس کے منہ سے نکلنے والے پہلے حرف سے لے کر دماغ کے خیالات کے آخری نقطے تک صرف آپ کا حق ہو۔ وہ سانس بھی لے تو آپ کے ساتھ جینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں جو ایک عکس ہو وہ صرف آپ کا ہو، اس کے چہرے پر جو سکون ہو وہ آپ کو دیکھ کر آئے، اس کی مسکراہٹ کا راز آپ ہوں۔ وہ وقت رکنا چاہے تو اس کے سکون طویل کرنے کے لیے، اور اس وقت میں ہم قربتوں سے آگے نکل جائیں، بہت آگے اور آگے۔ مجھے وہ لمحہ چاہیے، صرف آپ سے حیدر۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس نے پیچھے کر لیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ صبح ہی سے حیدر کے کمرے میں مجمع لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فہد ویکلی چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ وہ باہر بیٹھی حیدر کا ڈائٹ چارٹ ریڈ کر رہی تھی جب سکینہ اس کے پاس آئی۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے روباشا؟ اکمل خان اپنی ساری زندگی کے ایک ایسے انسان کے ساتھ جوڑ لی جو چند دن میں مرنے والا ہے۔ مجھے دیکھو، تم سے پہلے وہ میرا منگیتر تھا، پر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ ساری زندگی ایک اپاہج کی لاٹھی بن کر گزار دوں۔ تم پر ترس آتا ہے مجھے۔ اس نے مسکرا کر سکینہ کو دیکھا۔ صحیح کیا تم نے۔ تم اتنی بیوقوف نہیں ہو کہ ساری عمر ایک اپاہج کی لاٹھی بن کر گزار دو۔ تم مہا بیوقوف ہو کہ تم نے ایک ایسا انسان کو کھو دیا جو تمہاری سانسوں کی آواز سن کر بتا سکتا ہے کہ تم سکھ میں ہو یا دکھ میں۔ اور ہاں، بہت اچھا کیا ان سے نکاح کے لیے انکار کر کے، کیونکہ شیرخوار بچہ گوشت ہضم نہیں کر سکتا۔ چارٹ پکڑے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اچانک مڑی، اور ہاں، آئندہ حیدر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریے گا، شاید آئندہ برداشت نہ ہوں۔ اس کا منہ توڑ کر گئی تھی۔ اب روباشا نے بولنا سیکھ لیا تھا۔ سکینہ کے تو سر پر پانی گر گیا تھا۔ وہ اسے گمسم، ڈرپوک، معصوم سمجھ رہی تھی۔ اسے دبانا آسان لگ رہا تھا، مگر وہ تو اسے دبانے کی تیاری میں تھی۔ حیدر کے لیے سوپ بنا کر وہ کمرے میں جا رہی تھی جب حاشر صاحب اور ڈاکٹر فہد کی باتیں سنی۔ نقصان نہیں بڑھا تو کچھ ٹھیک بھی تو نہیں ہوا، پر پروگریس ہے ہی نہیں کوئی بھی۔ اس کے جوائنٹس درد کرنے لگے۔ ظاہر ہے سارا دن بستر پر گھنٹوں تک ایک ہی پوزیشن میں تھک جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کوئی جواب آیا؟ حاشر صاحب اور فہد فکر مند ہو گئے تھے۔ نئی ای میلز چیک نہیں کر رہا، اور پرسنل نمبر وہ شیئر نہیں کرتا۔ ہاسپٹل والے پرائیویسی پالیسی کے تحت کچھ نہیں بتاتے۔ اب تو ایک ہی امید ہے کہ ڈاکٹر ندیم اکبر، اگر وہ مان جائیں تو، لیکن پتہ ہے نہ امریکن ڈاکٹر ہے، نہ نخرے بھی دکھائے گا۔ امریکن ڈاکٹر؟ روبا نے زیر لب دہرایا۔ میرا بیٹا امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹلز ہے، فزیو تھراپسٹ ہے۔ اسے آسیہ بیگم کی بات یاد آئی تھی۔ سوری، کون
कौन से अमेरिकन डॉक्टर है? डॉक्टर फ़हाद आशर साहब ने एक साथ इसे देखा। डॉक्टर नदीम अकबर। इतना सा जवाब देकर वो चले गए थे। सूप लिए वो कमरे में आई। सफियान को सूप पकड़ाकर फ़ोन पर कॉल मिलाती बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। रोबा कैसी हो बेटा? हैदर कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। आपने कहा था आपके बेटे अमेरिका में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स को भी जानते होंगे। कोई डॉक्टर नदीम अकबर हैं, वो हैदर का इलाज कर सकते हैं। अगर आप अपने बेटे से कहें कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दें प्लीज़। हाँ हाँ, नदीम अकबर ही तो मेरा बेटा है, वो क्यों नहीं, मैं आज ही से फ़ोन करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। अगर हैदर को शफा मेरे बेटे के हाथों ही मिलनी है तो ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बात करती हूँ। जारी है।